हाय, वेलकम टू सिटी लॉजिक्स। आज के लेक्चर में हम पोस्ट ऑप्टिमल एनालिसिस करने लगे हैं। मतलब हमारे पास एक ऑप्टिमल टेबल आ चुका है, कंसिडर करेंगे। और फिर उस ऑप्टिमल टेबल में अगर हम कुछ चेंजेस करें तो उन चेंजेस का क्या इफ़ेक्ट होने वाला है और उनको हम कैसे मतलब टैकल करेंगे, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो पोस्ट ऑप्टिमल एनालिसिस में दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि वो चेंजेस जो कि हमारी फिजिबिलिटी को के साथ पंगा कर सकती हैं, को चेंज कर सकती हैं। और दूसरी चेंजेस वो हो सकती हैं जो कि हमारी ऑप्टिमिलिटी को ही चेंज कर दें। सही है। फिजिबल एरिया अगर आपको समझ नहीं आया तो फिजिबल एरिया ऐसे कह सकते हैं कि जैसे लेट्स सपोज मैं इनेबल कर लेता हूँ। यस, एक ये मेरे पास एक्स और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट्स हैं। फिजिबिलिटी कैसे चेंज होगी? पहले कंस्ट्रेंट एक यहाँ पे था, तो अब वो यहाँ पे नहीं रहा, बल्कि हमने उसको चेंज करके यहाँ पे रख दिया। तो पहले तो उसका एरिया इतना सा था, अब उसका एरिया काफ़ी बढ़ चुका है, काफ़ी बड़ा एरिया हो चुका है। रहेगा एक्स और वाई के अंदर ही, एक्स और वाई के अंदर ही रहेगा, लेकिन अब एरिया बढ़ चुका है। तो ये ऐसे फिजिबिलिटी चेंज हो सकती है। लेकिन ऑप्टिमिलिटी कैसे चेंज होगी कि लेट्स सपोज पहले दो कंस्ट्रेंट्स थे हमारे पास, एक यहाँ एक यहाँ, यहाँ पे इनका ऑप्टिमल सोल्यूशन आ रहा था। लेकिन अब ऑप्टिमल सोल्यूशन यहाँ के बजाय जब मैंने इसको चेंज किया तो उसका इफेक्ट मेरे पास इस तरह पड़ गया कि ऑप्टिमल सोल्यूशन वहाँ से यहाँ आ गया। अब ये ऑप्टिमिलिटी पे फ़र्क आ चुका है। सही है। या मैंने एक और कंस्ट्रेंट भी ऐड कर दिया, यहाँ से कुछ यूं करके, और फिर एक यहाँ से यूं ऐड कर दिया, तो अब ऑप्टिमली यहाँ पे आ चुका है। एग्जांपल्स तो खैर, ये तो ऐसे ग्राफिकली मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। अगर समझ नहीं आई तो टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि अभी हम इसको यहाँ पे इसका सोल्यूशन देखेंगे कि अगर ऐसे हमारे पास सिचुएशंस आ जाएं तो हम क्या करेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास ये एग्जांपल है 4.5.1 4.5 का पहला पार्ट, जिसमें हमें बताया गया है कि आपके पास ये कंस्ट्रेंट्स हैं और साथ हमें तीन सिचुएशंस दे दी गई हैं। सिचुएशन 1 थी कि अगर ये वैल्यूज़ इन सब के बजाय ये वैल्यूज़ हों। सिचुएशन 2 अगर 430 ये इन सारी वैल्यूज़ को इनसे रिप्लेस कर दिया जाए। और तीसरी सिचुएशन अगर इन वैल्यूज़ से रिप्लेस कर दिया जाए तो क्या होगा। वहाँ पे इनकी चेंज से रिलेटेड यहाँ पे बुक में ये लिखा हुआ है कि 40% इंक्रीज़ कर दिया जाए यहाँ पे। सही है। तो ऐसे कुछ आपको कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हो सकते हैं, और अब आपने उन कंस्ट्रेंट्स को देखना है। और फिर उसके साथ ऑप्टिमल टेबल भी आपको दिया गया होगा। मोस्टली अगर ऐसा कोई बड़ा क्वेश्चन आ जाता है तो उसके साथ आपको एक ऑप्टिमल टेबल भी बता दिया गया होगा। अगर सिचुएशन वाला क्वेश्चन आता है कि ये वैल्यूज़ थी तो ये आंसर आ रहा था, अगर ये वैल्यूज़ हूँ तो क्या आंसर आएगा। तो आपने क्या करना है ऐसे केस में, आपने ऑप्टिमल टेबल से ना, जो आपका इन्वर्स वाला पोर्शन है, इन्वर्स वाला पोर्शन कौन सा है? S1 S2 S3 का। ये 1/2 0 -2 -1/4 1/2 1 0 0 1। ठीक है। अगर ये आपको नहीं पता चल रहा, ये क्या कहते हैं इसको, अगर आपको ये समझ नहीं आई कि ये इन्वर्स कैसे आया, तो आप काइंडली प्रीवियस लेक्चर देख लें। तो खैर हमारे पास ये इन्वर्स आ गया। इस इन्वर्स को मैंने न्यू वैल्यूज़, जो नई कंडीशन थी सिचुएशन 1 के अकॉर्डिंग, 602 644 588, तो इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। और यहाँ पे मेरे पास कौन कौन सी वैल्यूज़ थी यहाँ पे बेसिक इस वक्त, x2 x3 और s3, वो वैल्यूज़ भी यहाँ पे लिख दी। तो जब मैं इनको इनके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास नई वैल्यूज़ आ जाएंगी। सही है। x2 x3 और s3 की। तो यहाँ पे मैं सिर्फ वो टेबल में अगर वैल्यूज़ चेंज कर दूँ ना, बाकी टेबल वही है, सिर्फ इसमें अगर मैंने ये वैल्यूज़ चेंज की हैं 140 322 28। और यहाँ पे फिर मैंने z को कैलकुलेट किया है कि z मेरे पास पहला क्या था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन 3x1 + 2x2 + 5x3, और मैंने उसमें वैसे ही वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। वैल्यूज़ पुट करने के बाद पहला यहाँ पे x1 नहीं था तो x1 को 0 पुट कर दिया। यहाँ पे s1 की वैल्यू भी नहीं थी, s2 की वैल्यू भी नहीं थी, तो वो भी 0 होंगे। और यहाँ पे आंसर आ गया मेरे पास 1890, और वो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। अब सवाल ऐसा हो सकता है आपसे कि पहले अगर हमारे पास ये वैल्यूज़ थी तो हमें इतना फ़ायदा हो रहा था, अगर इतनी वैल्यूज़ होंगी तो उससे जो फ़ायदा होगा वो बेहतर होगा या बुरा होगा। तो हमने देखा यहाँ पे अगर हम ये वाली वैल्यूज़ यूज़ करते हैं तो हमारे पास अच्छा सोल्यूशन आ रहा है। 1350 कम है ऑप्टिमल सोल्यूशन, और 1890
काफ़ी अच्छा सोल्यूशन है। तो हम इसको गुड कंसिडर करेंगे कि अगर ऐसी सिचुएशन के ऊपर हम काम करते हैं तो हमारा ऑप्टिमल रिजल्ट क्या हो जाता है, काफ़ी बेहतर हो जाएगा। सिचुएशन 2, 450, 460, 400 वैल्यूज़ दी, इनको वैसे ही इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैसे ही वैल्यूज़ आ जाएंगी। और फिर z की वैल्यू भी आपको कैलकुलेट करना आती है तो z की वैल्यू भी आपके पास आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक मसला है, ये वैल्यू आ गई है -40, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। -40 का मतलब है आपने किस में जाना है, डुअल में जाना है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डुअल लेने का तरीका बता भी दिया था कि -40 क्या आपको बताएगा सबसे पहले कि इस रो ने एग्ज़िट कर जाना है। जब ये रो एग्ज़िट करेगी तो इंटर कौन करेगा, यहाँ पे एक माइनस वाली वैल्यूज जो भी हैं उन सब का हम रेशो लेंगे जी वाली रो के साथ। तो यहाँ पे तो एक ही थी -2, मतलब 1 डिवाइडेड बाई -2, ये जो भी आंसर आएगा। तो इंटर तो S1 नहीं करना है क्योंकि ऑफ कोर्स एक ही है हमारे पास। तो और इसकी क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू, ये भी मैंने बताया था, पॉजिटिव वाली वैल्यू लेंगे। जब इसको इंटर करवा देंगे S1 को तो यहाँ पे ये S3 लीव करेगा, उसकी जगह S1 आ गया। जब S1 आ गया तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, हमें 1 करना पड़ेगी। जब 1 करेंगे तो इसके ऊपर सारी की सारी वैल्यूज़ को 0 करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स वही सारे पुराने कंसेप्ट्स बेसिक बनाने के लिए। तो जब ये बनाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज़ यहाँ पे भी चेंज हो जाएंगी। यहाँ पे आएगा 20, 230, 100, 13 और 50। और यहाँ पे कुछ चेंज, कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा क्योंकि प्रीवियस भी हमारे पास टेबल क्या दे रहा था, 13, 50 दे रहा था। और जब हमने इस पे भी कैलकुलेशंस परफॉर्म की तो यहाँ पे भी 1350 ही आ रहा है। तो ये अगर हम सिचुएशन के ऊपर काम करते हैं तो हमारे ऑप्टिमल सोल्यूशन में या हमारे कॉस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सेम फॉर सिचुएशन 3 के यहाँ पे ये वैल्यूज़ थी, अगर इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे मेरे पास ये 3 वैल्यूज़ आ जाती हैं और फिर मैंने जी भी यहाँ से फाइंड कर लिया। अब ये तो था हमारे पास कि अगर आप वैल्यूज़ चेंज करते हैं, चेंज इन द राइट हैंड साइड को अगर आप चेंज करें, और चेंज इन द राइट हैंड साइड और एडिशन इन द न्यू कंस्ट्रेंट, ये फिजिबिलिटी के साथ ही छेड़छाड़ होती है। फिजिबल एरिया को हम बढ़ा या घटा रहे होते हैं, तो उससे हमारे पास क्या फ़र्क पड़ रहा है वो फ़र्क हम देख रहे हैं। अब अगर नया कंस्ट्रेंट डाल दिया जाए तो उससे क्या होने वाला है, एडिशन ऑफ न्यू कंस्ट्रेंट। एडिशन ऑफ न्यू कंस्ट्रेंट का मतलब पहले जो थे हमारे पास ऑपरेशन 1, ऑपरेशन 2 और ऑपरेशन 3, ये तो बेसिक थे ना, शुरू में हमें बता दिया गया था कि मैक्सिमाइज जी, ये वही प्रीवियस क्वेश्चन है, मैंने दोबारा से लिख लिया है ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। और इससे हमने ये टेबल बना लिया। अब सिचुएशन 1 हमें कहती है कि ये कंस्ट्रेंट भी साथ ऐड कर दो ऑप्टिमल टेबल में। अब देखना इसके साथ यहाँ से हमारे पास ये ऑप्टिमल टेबल आ चुका था। अब इसके साथ जब हम ये ऐड करेंगे तो ये कैसे ऐड करेंगे, S3, यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, S3 आ जाएगा क्योंकि इसका S1 था, इसका S2 था, इसका S3 था, ये S4 हो जाएगा। फिर सॉरी, यहाँ पे S4 ऐड किया। S4 में X3 क्या है, X3 3 है, X3 के साथ यहाँ पे X2 के साथ 1 है, यहाँ पे X3 के साथ भी 1 है, यहाँ पे 0 0 0 और 1 आ जाएगा, और ये इसके लास्ट में 500 यहाँ पे आ जाएगा। अब जब ये आ गया तो अब हमें देखने की ज़रूरत है क्या X2 बेसिक रहा, X2 बेसिक नहीं रहा, X3 बेसिक रहा, X3 बेसिक नहीं रहा, S3 बेसिक रहा, S3 बेसिक रहा, ये ठीक है। S4 बेसिक है, S4 बेसिक है, मतलब S3 और S4 तो सही है, लेकिन X2 और X3 बेसिक नहीं रहे तो इन्हें बेसिक बनाना पड़ेगा। और इन्हें बेसिक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ से 1 और 1 को माइनस करना पड़ेगा। जैसे प्रीवियस हमारे पास यहाँ पे ऊपर टॉप में कोई वैल्यू आ जाती थी, हम उसको माइनस करते थे, सेम वही काम करेंगे। X2 और X3 को S4 में से माइनस कर देंगे। यहाँ पे क्या लाना है, हमने 0 0 लाना है, तो वही ऑपरेशन किया। यहाँ पे मैंने 0 0 लाया, जब ये 0 0 आ गया तो यहाँ पे भी वैल्यूज़ चेंज हुई। जब ये वैल्यूज़ चेंज हुई तो मेरे पास ऑप्टिमल टेबल में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। तो मैं ये कह सकता हूँ सिचुएशन 1 से अगर ये कंस्ट्रेंट ऐड कर दिया जाता है तो मेरे ऑप्टिमल सोल्यूशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, मुझे वही प्रॉफिट या वही नुकसान होगा। अब सिचुएशन 2 क्या है, ये कहता है 3 of x1 प्लस 3 of x2 प्लस x3, ये वाला कंस्ट्रेंट ऐड करो। अगर ये वाला कंस्ट्रेंट ऐड करता हूँ तो क्या होगा, यहाँ पे तो 3 3 और ये 1 आ गया। अब इसके साथ इनको मुझे क्या करना पड़ेगा, x2 में से 3 of x2 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और यहाँ से 1 टाइम of x3 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जब मैंने ये काम किया तो यहाँ पे 0 0 तो आ गया, उसके साथ यहाँ पे मेरे पास क्या आ गई वैल्यू, -30 आ गई। अब जब ये -30 आ गई तो हम फिर वही क्या काम करेंगे, पुराना वाला डुअलिटी की तरफ जाएंगे। डुअलिटी का सिंपलेक्स मेथड टेक्निक जो है उसी के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे डुअलिटी में जब आएंगे तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, एक ही माइनस, पूरी की पूरी रो में एक ही हमारे पास है माइनस वाली वैल्यू,
तो इसी के कॉलम को हम इंटर करा देंगे S1 यहाँ पे S4 की जगह इंटर कर जाएगा और फिर यहाँ पे मेरे पास आंसर आ जाएगा 20, 60, 230, 90 और 130। पहले मेरे पास 1350 था, अब 1330 हो गया। तो 20% जो भी चीज़ थी, लेट्स सपोज मुझे ये फ़ायदा हो रहा था तो अब मुझे कम फ़ायदा हो रहा है, $20 का कह सकते हैं। तो ये बेहतर नहीं है। अब ये डिपेंड करता है ये बेहतर है या नहीं है, आपका कंस्ट्रेंट किस किस्म का है। अगर आपको मैक्सिमाइज़ करने का बोला गया तो आपने वैल्यूज़ को मैक्सिमाइज़ करेंगे तो तब अच्छा होगा ना, मिनिमाइज़ करने से तो अच्छा नहीं होगा। इस केस में भी हमें मैक्सिमाइज़ का ही बोला गया था, ये मैक्सिमाइज़ का बोला गया था। तो जब ये वैल्यू मिनिमाइज़ हो रही है तो वो अच्छा नहीं रहेगा। अब उसके बाद हमने दो चीज़ें तो देख ली कि अगर कंस्ट्रेंट ऐड करें तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा और उसको कैसे टैकल करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास चेंज इफेक्टिंग ऑप्टिमिलिटी के साथ क्या क्या मसले होने वाले हैं अगर हम ऑप्टिमिलिटी को छेड़ने की कोशिश करें, वो क्या क्या काम होंगे जो ऑप्टिमिलिटी को छेड़ेंगे। तो इसमें से हम एक यही चीज़ करेंगे, चेंजेस इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोएफिशिएंट्स, और ये वाली चीज़ हमारे से रिलेटेड नहीं है हमारे कोर्स में, हमें स्किप करा दी गई है तो ये हम छोड़ देंगे। चेंजेस इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोएफिशिएंट, तो अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोएफिशिएंट्स में चेंज कर दी जाए तो क्या मसले होने वाले हैं ये देखते हैं। चेंजेस इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोएफिशिएंट, पहला तो हमारे पास ये टेबल था, नहीं प्रीवियस हमारे पास क्या ऑब्जेक्टिव फंक्शन था। ऑब्जेक्टिव फंक्शन पुराना वाला था हमारे पास 3, 2, 5, मतलब यहाँ पे 3 2 x1 के साथ 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, 3, 2, 5। अब न्यू वाले में हमें क्या बोल दिया गया, 2, 3 और 4 रखो। सिर्फ ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोएफिशिएंट्स चेंज किए गए, सही है, और कंस्ट्रेंट्स वही रखे गए। और यहाँ से हमने क्या करना है, अब इसका डुअल बनाना है। सबसे पहले तो हमने डुअल बना लिया। डुअल बनाने के बाद हमने क्या करना है, हमने नॉन डुअल ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करना है, जो हमारे पास इस वाले का है, मतलब प्राइमल का हमने अपना ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो उसमें हमारे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन जब हम फाइंड करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास बेसिक वेरिएबल्स आ जाएंगे, कौन कौन से, x2, x3 और s3, जो कि यहाँ पे आ भी रहे थे, x2, x3 और s3। ये s1 तो हमने इसमें न्यू कंस्ट्रेंट ऐड किया था ना। तो ये हमारे पास बेसिक हैं, सॉल्व करने के बाद हमें पता चल गया या हमें बता दिया गया। जब हमें ये बता दिया गया तो हमने इनके क्या करने, हमने इनके कोएफिशिएंट्स उठा लेने। इनके कोएफिशिएंट्स क्या क्या हैं, इसका है x2 का क्या है, x2 का है 3, x2 का 3 है, x3 का क्या है, x3 का है 4, और s3 का क्या है यहाँ पे 0, मतलब कॉमन सेंस की बात है, 0 ऑफ s1, 0 ऑफ s2, 0 ऑफ s3 यहाँ पे हो जाएंगे। तो ये 3, 4, 0 यहाँ पे मैंने अपने पास लिख लिया। ये न्यू ऑब्जेक्टिव कंस्ट्रेंट्स जो थे, न्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन के जो हमारे पास बेसिक हैं वो मैंने लिख दिए। और यहाँ से हम y1, y2 और y3 फाइंड करेंगे। और अगर हम उस इन्वर्स को जो हमारे पास मैंने कहा था, यहाँ पे आपने क्या करना है, इसका इन्वर्स फाइंड करना है, या आपको इन्वर्स अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो पूरे का पूरा आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने के बाद आपके पास यहाँ पे इन्वर्स आ जाएगा। इन्वर्स को आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास y1, y2 और y3 आ जाएंगे। देन आप उन y1, y2, y3 को वैसे ही पुट करेंगे जैसे मैंने प्रीवियस बता दिया हुआ है, x1, x2, x3, s1, s2, s3 आपके पास आ जाएंगे। तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि बाकी टेबल को जो आपके पास यहाँ पे आपने फाइंड किया था वैसा ही रहने दें, सिर्फ आप उसमें z वाली वैल्यूज़ को चेंज कर दें। z वाली वैल्यूज़ को कैसे चेंज करेंगे, जो ये वाली वैल्यूज़ आएंगी x1, x2, x3, यहाँ पे 13/4 है, ये 0 है, x2 यहाँ पे x3 0 है तो 0 रख दिया, s1 3/2 है तो 3/2 रख दिया, s2 5/4 है तो 5/4 रख दिया, s3 0 है तो 0 रख दिया। और फिर जब इन सारी की सारी वैल्यूज़ को अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करेंगे, w में या z में, जो कि अभी तो ये न्यू वाला तो w है ना, तो मैं उसे w कहता हूँ, तो है वैसे z ही। तो जब उसमें पुट किया तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, 1220। और यहाँ पे हमारे पास ये लेक्चर ख़त्म हो गया। तो ऐसे हमारे पास ये आंसर आ जाता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।